नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ISPCS मेंटोर पर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी आगामी UPPCS के जो लगभग 50 दिन शेष है, उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उसमें आपको कैसे अपनी पूरा शेड्यूल कैसे उसको प्लान करना है, जिससे कि जो भी आपका सपना है, एक सिविल सर्वेंट बनने का सपना है, उसको कैसे पूरा कर पाए। ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत एंसियस हो जाते हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे कि रिवीजन कैसे करें, PYQs लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएं कि ना लगाएं, लगाएं तो कितने लगाएं, कैसे लगाएं। ठीक है। तो इन सभी समस्याओं के लिए, इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने ये वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। हम इन सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी अब आप UPPCS का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, वो हर साल कहीं ना कहीं वो टफ होता जा रहा है। उसके दो सबसे बड़े रीजन है। एक तो है कि उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो हर साल चेंज हो रहा है। ठीक है। उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है, उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो हर साल, उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है, उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है हर साल वो चेंज हो रहा है। उसमें नए नए टॉपिक्स, उसमें नए नए टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और इसमें डाइवर्सिटी भी बढ़ गई है। और एक दूसरा जो 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 भी जिसने जो है इसमें UPPCS में कंपटीशन को बढ़ा दिया है, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि अब आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों का सिलेबस लगभग लगभग दोनों का सिलेबस मोर और लेस सेम हो गया है, मोर और लेस सेम हो गया है। तो जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है वो भी UPPCS का एग्जाम दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ पे चीजें और भी चैलेंजिंग होती जा रही हैं। ठीक है। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम डिस्कस करेंगे इन सभी समस्याओं को, और साथ ही साथ आपको इन सारी समस्याओं के साथ साथ में हम उसका सोल्यूशन भी बात करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आगे डिस्कशन में। जो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हम क्या क्या इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम उस पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या होगा कि डाउट्स और क्वेश्चंस, कि कैसे एस्पिरेंट्स के मन में कौन कौन से डाउट्स रहते हैं, सॉरी, कौन कौन से डाउट्स रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं, हम उनको पिकअप करेंगे और उनके उनके सोल्यूशन की भी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और आगे क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, आप एग्जाम नजदीक आने वाला है, ठीक है, तो उसमें आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कैसे आपके कैसे आपके प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा तो आपको अपनी एक सुबह से ही आपको आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होनी चाहिए। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी में रखना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है। और आपका आज का बहुत बड़ा चैलेंज है करंट अफेयर्स। ठीक है। बच्चों के मन में डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, सबसे बड़ी बात कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें। ठीक है। कितने महीने का हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इन सब से कहीं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आपका माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये आपका सबसे बड़ा गेम चेंजर है, ये आपका सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तो हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अपना आगे, देखते हैं हमें क्या नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के दौरान कि क्या नहीं करना है, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है अपनी तैयारी के दौरान ही लास्ट 50 डेज में। ठीक है। क्योंकि लास्ट 50 डेज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। ठीक है। और इस लास्ट डेज में आप अभी तक आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो तो मैटर करता ही है। साथ ही साथ अब सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि लास्ट 50 डेज है, जो लास्ट के 50 दिन बचे हुए, इसमें आप अपने अपने जो एग्जाम है, जो उसकी प्रिपरेशन है, उसको कैसे लेके जाते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं और कैसे इसको फिनिश करते हैं, कैसे आप फिनिश करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो उसमें क्या क्या चीजों को अवॉइड करना है हम उसको देखेंगे इसमें। जैसे कि नो मेंस और आंसर राइटिंग। देखा होगा अभी भी बहुत सारे बच्चे मेंस आंसर राइटिंग में लगे होंगे, मेंस की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म्स अब बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही टफ होता जा रहा है, ठीक है। उसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, नए नए टॉपिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम ये लास्ट की जो 50 डेज हैं आप उसमें सिर्फ अपना फिल्म्स पे ही फोकस करें, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप देखोगे मार्केट में आप कंटेंट की बहुत ज्यादा भरमार है। आप मार्केट में जाएंगे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है जो मार्केट में जाएंगे और नया सोर्स वो हर बार सर्च करते रहते हैं, वहां तलाश करते रहते हैं। और उनके मन में कहीं ना कहीं एक फोमो होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ छोड़ रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चन वहीं से आ जाए। तो अब ये गलती नहीं करनी है। कोई भी सोर्स, कोई भी नया, कोई भी कुछ भी नया रिसोर्स, नया सोर्स कुछ भी एड ऑन नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। और तीसरा क्या है, नो बल्कि बुक्स। अब कोई भी बल्कि बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, कोई भी बल्कि बुक्स नहीं पढ़नी है, प्रोवाइडेड कि आपने उसके शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं। अगर आपने उसके शॉर्ट्स नोट, इस समय का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सारे नोट जो आपके जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसके सारे शॉर्ट्स नोट्स आप बनाते जाएं। उससे क्या होगा कि रिवीजन काफी आसान हो जाएगा। एक तरीका और भी है कि कई बार एस्पिरेंट्स जो बुक पढ़ते समय चीजों को हाईलाइट करते जाते हैं, चीजों को हाईलाइट करते जाते हैं। तो अगर आपने हाईलाइट किया है तो आप बुक को खोलते समय, पढ़ते समय आप उसको हाईलाइट वाले पोर्शन को पढ़ते जा सकते हैं। लेकिन उस समस्या क्या है इस प्रोसेस में कि एक ह्यूमन ब्रेन है कि जो चीज आप हाईलाइट किए होंगे साथ वो तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ में उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि आगे क्या है, आगे पीछे उस चीज को भी पढ़ने लगता है। तो उससे क्या होता है कि मोर और लेस जितना टाइम आपने पहले लगाया था उतना ही टाइम आप फिर से दे रहे होते हैं। तो ये भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको ये भी अवॉइड करना है और कोशिश करें कि शॉर्ट नोट से ही ये अपना रिवीजन करें, ठीक है। और आगे देखते हैं कि क्या क्या रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में। ये जो सबसे बड़ा डाउट है कि क्या क्या टॉपिक हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, किनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। दूसरा डाउट है कि पीवाईक्यूज लगाएं कि ना लगाएं। कि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हैं कि पीवाईक्यूज के बारे में कि पीवाईक्यूज अब इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में क्या करना है आपको। और तीसरा क्या है, मॉक टेस्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि मॉक टेस्ट लगाएं कि ना लगाएं, लगाएं तो कितने लगाएं, ठीक है। और उससे कैसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा हम लाभ ले सकें। और चौथा ये है कि अपनी ओन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ओन स्ट्रेटजी, यहाँ पे ओन स्ट्रेटजी के लिए, अपनी स्ट्रेटजी के लिए दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी आप बना सकते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो कि वेल रेड है, जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, उनका सारा कंटेंट लगभग तैयार है, ठीक है। वो इस समय सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी वो है जो उन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा, जिनका कंटेंट बहुत ज्यादा सिलेबस उनका तैयार नहीं है, ठीक है। कुछ सिलेबस तैयार है, कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। वो कंफ्यूज है कैसे प्रायोरिटाइज करें। उनके लिए भी हम इसी में साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो अपना कॉपी पेन आप लेके बैठिए और जो आपका अगर पहले से कोई शेड्यूल बना हुआ है तो आप उसी को फॉलो करें। और उसमें जो हम चीजें आपको नई लग रही हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, रिवीजन आपको छोड़ना नहीं है। और जो स्टैटिक टॉपिक है, जो भी आपका स्टैटिक टॉपिक है उसका रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए मिनिमम। रिवीजन को आपको छोड़ना नहीं है, रिवीजन कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कुछ भी छूट जाए रिवीजन नहीं छोड़ना है। कम से कम 2 से 3 बार स्टैटिक सब्जेक्ट्स का रिवीजन मिनिमम होना ही चाहिए। और अगर वो करंट अफेयर है तो मिनिमम 5 to 6 टाइम उसका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि वो करंट अफेयर से तो भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में। अब हमें क्या करना है। एक, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं आपको, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं रखने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, शॉर्ट नोट्स आपके पास बने होने चाहिए, ठीक है। और पीवाईक्यूज को करना है, कैसे करना है, क्या बेनिफिट, अभी हम डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट लगाना है, कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। रिवीजन कैसे करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो इजी सब्जेक्ट्स हैं या इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले पढ़ना है। जैसे जैसे कि आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी,
तो जब पॉलिटी को आप देखेंगे कि पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सोर्स भी बहुत ही मिनिमम है, सोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, वेगनेस कम है इसमें, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि आप पॉलिटी में 100% क्वेश्चन सही करते हैं, सही कर सकते हैं, 100% क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप एक एग्जाम में एक लीड भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 100% नहीं तो कम से कम 90% क्वेश्चन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली है तो 90% क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले हैं। इसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपका इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी आपको सब्जेक्ट इजी लगता है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो आपको इजी लगता है कि नहीं इस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन हम एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट क्यों लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि अब जितना भी टाइम बचा है वो सिर्फ आपको दो ही काम करने हैं, एक तो रिवीजन, ठीक है, और दूसरा है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। रिवीजन प्रैक्टिस, बस यही दो काम सबसे ज्यादा आपको करने हैं, दो काम पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो जब प्रैक्टिस की बात आती है तो एक हो गया मॉक टेस्ट और दूसरा हो गया पीवाईक्यू, ठीक है। तो हम इसमें मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट के क्या बेनिफिट होंगे। एक तो उससे आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी कि आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप उससे जानकारी ले सकते हैं। अगर वो मिस्टेक्स कैसी हैं ये भी आप जान सकते हैं, जैसे कि आप कोई फैक्चुअल एरर कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई फैक्चुअल एरर कर रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं आप उसमें नोट डाउन कर लेंगे, और शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आपका डेटा, ठीक है, फैक्ट्स, यही सब लिखना है आपको, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है उसको। जो आप चीजें भूल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को इसमें लिखना है, ठीक है। एक तो हो गया फैक्चुअल एरर कर रहे हैं, अगर कहीं पे आप कोई भी कॉन्सेप्चुअल एरर कर रहे हैं तो आपको उसको दोबारा, आपकी जो भी बेसिक बुक्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, आप उसको दोबारा देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को आपको फिर से सही करना है, ठीक है। और तीसरा, हो सकता है आपका पढ़ने के दौरान कोई टॉपिक ही, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया हो, कोई छूट गया हो आपसे, तो उस टॉपिक को दोबारा थॉरोली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इससे ये बेनिफिट आपका होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपकी एक्यूरेसी और अटेम्प्ट, आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट, उससे जो बड़ा सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है कि उससे आप देख सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी क्या है और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आइडियली लोग बताते हैं कि 130 से 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, 130 से 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी और पेपर के अकॉर्डिंग आपको लगता है क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप ज्यादा अटेम्प्ट ना करके कम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपके आपके अपने पर्सनल लेवल पे, ये इंडिविजुअल लेवल पे वेरी करता है। तो लेकिन आइडियली आपको 130 से 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और टारगेट ये होना चाहिए कि 95 प्लस क्वेश्चन आपके टोटल सही होने चाहिए। अगर आप, और इसको अगर आप पूरी तरीके से चाहना चाहते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके क्वालिफाइंग में, तो कम जो आपको 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। और तीसरा क्या है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। अब आपने सपोज मॉक टेस्ट के दौरान अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है, तो उसको आप बाद में एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमने छोड़ा है और जो क्वेश्चन गलत किया है उसको कैसे, क्यों गलत किया है, क्या मिस्टेक्स वहां पे हुई है। तो अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं कैसे और तरीके से इसको सॉल्व कर सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए एक हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है, एक हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जिसमें हम लगभग 12 एनसीईआरटी टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, 12, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएल, जैसे मैंने बताया था कि यूपीपीसीएल लगभग यूपीएससी के पैटर्न पे ही अब क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी दोनों का पैटर्न लगभग सेम हो रहा है, तो वहां पे एनसीईआरटी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके साथ में क्या देना है, 10 फुल लेंथ टेक्स्ट, हम 10 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, साथ में मंथली करंट अफेयर बूस्टर मैगजीन दे रहे हैं, मंथली 500 जो है करंट एमसीक्यू बुकलेट दे रहे हैं, मंथली जीएस मैगजीन है और एमसीक्यू बुकलेट है, यूपी स्पेशल करंट बुकलेट है और यूपी स्पेशल जीएस एमसीक्यूज भी है। और साथ ही साथ हम यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम
वो कंडक्ट कराते हैं, उसके पीवाईक्यूज की भी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके थ्रू आप अपनी तैयारी को और बेहतर और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस प्रोग्राम की, कि हम इसमें आपके साथ में लेके आएंगे एक डिस्कशन भी, जो क्वेश्चन हो रहा है, जो भी क्वेश्चन पेपर है, उसका भी हमारी टीम, एक स्पेशलाइज टीम, हर एक सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट है, वो उस क्वेश्चन पेपर को सब्जेक्ट वाइज सॉल्व भी कराएंगे। तो जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपको कि कुछ क्वेश्चन आपको जो किसी से सॉल्व नहीं होते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम देखेंगे जिनको छोड़ना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप देखेंगे कि आप हो सकता है वो क्वेश्चन आपको ना आ रहे हो, लेकिन उनको आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो और जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, कैसे उन मिस्टेक्स को, जो ब्लंडर हो रहे हैं, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और हमने क्या देखा कि हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या चीजें करनी है आपको। ठीक है, और हमने देखा कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम देखेंगे पीवाईक्यूज। आपको, चाहे आप नए हैं, आपने पढ़ रखा है, या आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको लगभग 25 साल के पीवाईक्यूज आपको लगाने ही है हर एक सब्जेक्ट के। आप इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यूज आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से मोस्टली क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से आते हैं, तो आप 25 साल के पीवाईक्यूज तो मैंडेटरी है सबके लिए। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। अब इसके क्या बेनिफिट होंगे, कि जो इसका ट्रेंड है, जो सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो एग्जाम का ट्रेंड क्या है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज कैसी आ रही है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या है वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, और जो रिपीटेड थीम्स है, किस किस थीम से क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या होगा कि अपने लेवल पे भी आप एक प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि ये टॉपिक जो है, ये थीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि पीवाईक्यूज से अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कहते सुना होंगे, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने उस लेवल पे जाके उन क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं किया है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको पीवाईक्यू जरूर करना है। अब हो क्या रहा है कि क्वेश्चन जो है एज इट इज रिपीट नहीं हो रहा है, आपकी लैंग्वेज सेम नहीं होगी, लेकिन आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं थीम रिपीट हो रही है और फैक्ट भी रिपीट हो रहे हैं। आपको क्वेश्चन लैंग्वेज पे नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी थीम से आ रहा है, उसी फैक्ट पे आ रहा है। तो आपको पीवाईक्यू जरूर देखने हैं, और उसके चारों ऑप्शन सिर्फ उसको 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 सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में, आंसर फॉर्म में देख के नहीं निकल जाना है, रदर कि आपको उसके सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना है। ठीक है, तो तभी आप इस जो पीवाईक्यू सीरीज है, इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप ले पाएंगे। ठीक है, और अगर आप हर साल अगर आप देखेंगे तो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज एक मस्ट है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, मैंने आगे क्या है, किससे पैटर्न समझ में आएगा आपका। ठीक है, आपने और भी देखा होगा कि कुछ बच्चों को देखा होगा जिनका हर साल वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आपके अगर आसपास होंगे जिनका प्रीलिम्स हर साल क्वालिफाई हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, यही पीवाईक्यूज। उन्होंने पीवाईक्यूज पे उनकी कमांड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से उन्होंने लास्ट 25 ईयर्स या उससे भी ज्यादा कि पीवाईक्यूज उन्होंने सॉल्व कर रखे हैं, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से लिंक करते हुए। तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है, और इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपका रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी टर्म अगर उसमें है, तो जो आंसर है वो तो आंसर रहेगा ही, बाकी जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, उनके बारे में एक थरोली आपको जरूर पढ़ना है, तभी आप इसका बेनिफिट पीवाईक्यूज का ले पाएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमारा भी एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम 25 ईयर्स के पीवाईक्यू 25 स्टेट्स के जिसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हूं, ठीक है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हो, या फिर सदर्न स्टेट्स हो, उन सबको कवर करते हुए हमारी एक पीवाईक्यू सीरीज भी यूट्यूब पे चल रही है, जिसमें हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम पीवाईक्यूज भी कवर कर रहे हैं, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उन दोनों बच्चों को जिनका बहुत पूरा तैयार है, उनके लिए भी हमने ये टॉपिक बना रखे हैं, कैसे चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि एग्जाम 50 दिन में आपको मैक्सिमम एफर्ट्स देना है। ठीक है, कम से कम 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, और उस 8-10 में आपकी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होनी चाहिए।
जब आप सुबह सो के उठे तो आपको ये ना लगे कि क्या करना है, आपके पास पहले से ही वेल प्लान्ड हो चीजें, क्या सुबह उठ के करना है, प्रायोरिटी लिस्ट में पहले क्या होने चाहिए, जब उतना तैयार हो जाए तभी उसके आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने ज्योग्राफी से। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवर्स। अब रिवर्स में क्या क्या पढ़ना है कि रिवर्स का ओरिजिन क्या है, ठीक है, सोर्स क्या है, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है। अब ट्रिब्यूटरीज जो पढ़ते समय क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, उनको भी आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, और इसके आसपास कोई भी अगर नेचुरल साइट्स है, ठीक है, चाहे वो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ठीक है, इन सारी चीजों को आपको देखते जाना है। कोई माउंटेन है, ठीक है, ठीक है, कोई माउंटेन है, कोई भी नेचुरल साइट है, उसको भी साथ साथ में आपको पढ़ना है। और क्या करना है, वो उसके आसपास, ठीक है, उसके आसपास जो सिटीज है, ठीक है, जो नदी के किनारे बसी हुई हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज को भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवर्स के बारे में। ठीक है, और क्या करना है आपको, माउंटेन रेंजेस पढ़ने हैं, आपको माउंटेन रेंजेस पढ़ने हैं। ठीक है, माउंटेन रेंज में आपको जैसे कई बार हो जाता है कि कहाँ पे है, एक तो लोकेशन किस स्टेट में है, ठीक है, कई बार सीक्वेंस आ जाता है कि नॉर्थ टू साउथ, इसको सीक्वेंस में लगाए क्रोनोलॉजी। ठीक है, और क्या हो जाता है कई बार ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको ये भी देखते जाना है। ठीक है, इसकी पीक क्या है, सबसे जो हाईएस्ट पीक क्या क्या नाम है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उससे भी क्वेश्चन अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी ज्योग्राफी और अगर इन्वायरमेंट को मिला लें आप, तो लगभग लगभग 30 क्वेश्चन हर साल यहां से पूछे जाते हैं, तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना ही चाहिए। ठीक है, तो मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, उनकी लोकेशन, ठीक है, क्या क्या पाया जाता है, सारी चीजों को आपको देखते जाना है। और इंडियन मानसून और वेजिटेशन, क्या फॉरेस्ट टाइप क्या है, ठीक है, कोई भी लोकेशन है तो उसका फॉरेस्ट टाइप और सारी चीजें, उसका वेजिटेशन आपको साथ साथ में देखते जाना है। सिटीज इंडस्ट्रीज भी आपको देखते जाना है, और वाटरफॉल्स जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स और लेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, उसको आपको भी साथ साथ में देखते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वही कि रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके न्यूज में है सबसे ज्यादा, उनको आपको देखते जाना है। माउंटेन रेंजेस, ठीक है, आपको देखते जाना है, जो स्पेशली जो न्यूज में है, जैसे कि एक, जैसे अभी क्या बहुत न्यूज में था, माउंट किनाबालू। ठीक है, तो ऐसे जो भी आप न्यूज में पढ़ते जा रहे हैं करंट में, उसको भी देखते जाना है, किस स्टेट में कौन से कंट्री में है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटीज कहाँ पे हैं, कौन कौन से मिनरल्स कौन कौन से देश में पाए जाते हैं, वर्ल्ड की ट्राइब्स कहाँ पे हैं, कौन से देश की मेन ट्राइब है। ठीक है, सी लेक इंपॉर्टेंट, सी और लेक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, और स्टेट्स, स्टेट बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, स्टेट्स भी आपको देखते जाना है। और क्लाइमेटिक रीजन्स, जैसे ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब को आपको देखते जाना है। मैपिंग से क्वेश्चन हाल ही में आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी में मैपिंग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, तो उसको भी ध्यान में रखना है आपको। और एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, तो उसको भी पढ़ लेना, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कौन कौन सी क्रॉप कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सा रीजन किस किस क्रॉप के लिए फेमस है। ठीक है, जैसे कॉफी टी, ठीक है, तो उन सब चीजों को भी ध्यान रखना। अब इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी को ध्यान देंगे अगर आप, ठीक है, तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से मतलब 30 क्वेश्चन, तो इसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को हमें साथ साथ में लेके चलना है। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन इन दोनों से हर साल आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो बेसिक्स पढ़ना है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, टाइप्स क्या होते हैं इसके, ठीक है, निके क्या होता है, इन सारे जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसको देखते जाना है। अब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स, वेटलैंड्स, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी करंट न्यूज में रही हैं, इस पे स्पेशल फोकस आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट टाइप्स क्या है, स्पीसीज, फ्लोरा एंड फौना क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, इन सबको आपको साथ साथ में देखता जाना कि नेशनल रिजर्व में अगर वो है, ठीक है, नेशनल पार्क, तो वहां पे कौन कौन से फ्लोरा फौना पाए जाते हैं, साथ में पढ़ने का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन, ठीक है, कोई प्रोटोकॉल है, कोई समिट है, इन सबको पढ़ना है। और उसके साथ साथ में जो इंडियन लॉज है, जितने भी इंडियन लॉज हैं, ठीक है, और उसमें कितनी जैसे कि आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसमें शेड्यूल्स क्या क्या है, कौन कौन शेड्यूल्स में कौन कौन से
एनिमल्स आते हैं, तो उनकी जो भी लॉज है, लॉज पढ़ने हैं आपको, एक्ट्स पढ़ने हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट एलिफेंट हो, प्रोजेक्ट टाइगर हो, ठीक है, इन सबको आपको पढ़ते जाना है। और ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जनरल साइंस में क्या पढ़ना है। ठीक है, जनरल साइंस में क्या पढ़ना है। जनरल साइंस में आपको सब पता होगा कि बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या पढ़ना है, सिस्टम, जैसे कौन कौन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, डिसीज, कौन कौन सी बीमारी, बीमारियों के बारे में, ठीक है, बीमारियों के बारे में कौन कौन से कैसे फैलता है, क्या कैरियर क्या है, ठीक है, सिम्टम्स क्या है, उसकी दवाई है कि ट्रीटमेंट है कि नहीं, उस सारी चीजों को पढ़ना है। हेल्थ और वाइटामिन भी आपको साथ साथ में पढ़ते जाना है। ठीक है, और फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स है। मिशन क्या है अभी इसरो के या मेन मेन जो इंटरनेशनल मिशन है, चाहे वो नासा के हों, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसरो के जो अभी लॉन्च हो चुके हैं, रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, या फिर जो फ्यूचर प्लानिंग है, जैसे गगनयान, उन सब के बारे में हमको जानना चाहिए। जो जो साइंटिस्ट और इन्वेंशन, अगर किसी साइंटिस्ट को रिसेंटली कोई अवार्ड मिला है या कोई नया इन्वेंशन हुआ है, उन सबको पढ़ना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं हम पॉलिटी को। ठीक है, पॉलिटी को हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके आर्टिकल्स, आपके पार्ट्स, आपके शेड्यूल, आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको पढ़ना है। ये फैक्चुअल है, आपको इसको जरूर रट लेना है। और दूसरा क्या है, पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको आपको पढ़ना है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है कई बार। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है। और अब पॉलिटी में फैक्ट के साथ साथ अगर आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी पूछा जाने लगा है, और जो फैक्ट आते भी हैं उनका कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्चुअल बैकिंग होती है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी इसमें फोकस आपको करना है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको जरूर पढ़नी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इससे क्वेश्चन आता ही है, और स्पेशली जो न्यूज में रही है जितनी बॉडीज, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड एग्जीक्यूटिव भी आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, अगर आप जैसे कि अगर आप जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी साइट्स कहाँ पे लोकेटेड है, और उसमें वहां पे क्या क्या चीजें पाई गई हैं, तो उसकी लोकेशन और फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैदिक लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। और बुद्ध और जैन, आप देखेंगे कि बुद्ध से हर साल, बुद्ध और जैन से लगभग एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और मौर्य में जब मौर्य पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ठीक है, इसी तरह गुप्ता पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड आपको पता होगा कि गुप्ता पीरियड जाना ही जाता है, एक गोल्डन एज, स्वर्णिम युग माना जाता है आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो उस पे आर्ट एंड कल्चर पे एक स्पेशल फोकस देना है वहां पे। और टेम्पल आर्किटेक्चर, आपको पता होगा कि टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत ही गुप्ता पीरियड से हुई है, तो उसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देवन स्टाइल, नगर स्टाइल, सारों को आपको देखते जाना है, और जो न्यूज में रही है उनको भी साथ में आपको देखते जाना है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा उसको भी आपको देखना है। ठीक है, और क्या है, एक तो और क्या है, संगमेर और विजयनगर एम्पायर, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में। अब जब आप मिडाइवल हिस्ट्री देखेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है, जब आप दिल्ली सल्तनत में या मिडाइवल हिस्ट्री में देखेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी से। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कहां से आते हैं, क्रोनोलॉजी से। जैसे आप पढ़ेंगे कि गुलाम, ठीक है, गुलाम खिलजी, ठीक है, तो इन सब की क्रोनोलॉजी क्या है, गुलाम खिलजी, तुगलक, ठीक है, सैयद, तो इन सब की क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर। ठीक है, इसी तरह मुगल में भी, ठीक है, क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर और आर्किटेक्चर पे भी आपको फोकस करना है। और उससे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपके न्यूज में रहे, जैसे कि आप देखेंगे कि मराठा में अभी एक फोर्ट था जिसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया, उसको याद रखना है। अभी आपने एक और न्यूज में रहा कि शिवाजी महाराज जी की एक जो स्टेचू थी वो कोलैप्स कर गई महाराष्ट्र में, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। ठीक है, और एक मुआइडम्स करके जो बरियल माउंट से असम में, वही बहुत ज्यादा, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा।
तो इन सबको करंट अफेयर से जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को आपको करंट अफेयर से लिंक करते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, जितने भी वार हुए हैं, कैसे ब्रिटिश ने वॉर जीती है, क्या क्या उसमें संधियां क्या क्या रही हैं। ठीक है, संधियां जो है, ट्रीटी क्या क्या रही हैं, ट्रीटी को आपको पढ़ना है, और ट्रीटी पढ़ना है साथ साथ में, और क्रोनोलॉजी आपको, टाइम पीरियड जो है उसका आपको याद रखना है। ठीक है, टाइम पीरियड आपको याद रखना है, किससे किसके बीच में हुई। ठीक है, ये याद रखना है आपको, और कौन कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम का। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको पढ़ते जाना है, और उनकी पॉलिसीज क्या थी, चाहे वो प्रेस की हो, एजुकेशन की हो, एग्रीकल्चर की हो, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड हो, इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, और रिवॉल्यूशन मूवमेंट जितने भी हुए हैं, चाहे वो पीजन रिफॉर्म हो, लेबर रिफॉर्म मूवमेंट हो, ठीक है, ट्राइबल हो, इन सबको आपको पढ़ना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है 1885 से लेकर 1947 का ये टाइम पीरियड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे आपने देखा हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से हमारा जो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था, उसको एक नई डायरेक्शन मिली है। ठीक है, ठीक है, इसी को इंडियन नेशनल मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, और गांधीयन पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना है, इसको डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, और क्या इसमें पढ़ना है, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और उसके ऑथर्स क्या है। ठीक है, कहाँ पे छपता था, ठीक है, कौन कौन से कंट्रोवर्सी में रहे। ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, और देखते हैं, अगर आप अब जैसे हिस्ट्री में देख लेते हैं, अगर आप नए हैं जिनका अभी जो आपका जो सिलेबस बहुत तैयार नहीं है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो टाइम पीरियड है, ये 1885 आईएनसी से लेके, इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेके 1947 तक, इसको आपको डेप्थ में पढ़ लेना है, जो भी आपके पास सोर्स है। ठीक है, और जो जो एंशियंट और मिडाइवल है, उसके लिए आप 20 साल का, जैसे मैंने बताया कि 20 साल का पीवाईक्यू लगा लेना है। अगर आपने 20 साल का पीवाईक्यू लगा लिए, तो एंशियंट, मिडाइवल और जो रिमेनिंग पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे लगभग आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं अभी आपका, या फिर अभी आपका तैयार नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी क्या करना है, आपको बेसिक जान लेना है कि जीडीपी क्या है, ठीक है, एनएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, और बीओपी क्या है। ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट एंड स्कीम्स को भी आपको, सोशल डेवलपमेंट और स्कीम्स भी आपको पढ़नी है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, और क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो इंडिसेज है, इंडेक्स है, उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड आपको पढ़ना है। ठीक है, कि कितने टाइप की पॉवर्टी होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स, इंडिसेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन में आपका सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंसस से लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर्स क्या होते हैं, इन सबको पढ़ना है। अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर का जो पेपर आया था, उसमें भी सेक्टर से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और करंट अफेयर्स में आपको बजट और स्कीम्स जरूर पढ़नी है। अब बजट में आपने देखा होगा पिछले साल लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए थे बजट से। तो बजट में एक तो हो गया सेंट्रल का जो आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, और दूसरा है स्टेट का, यूपी का, इसको आपको पढ़ना है। और स्कीम्स में आपको जो प्राइवेटाइज आप करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, उनको, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, उन सबको पढ़ना है। ठीक है, और दूसरी जो करंट अफेयर में रही है, जो करंट अफेयर्स में रही हैं उनको पढ़ना है, और जो पुरानी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उन सबको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और सबसे बड़ा चैलेंज है करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें। ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें हमें पढ़नी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिपोर्ट और इंडिसेस जितने भी आ रही हैं, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, कौन जारी करता है उसको, ठीक है, कौन इश्यू करता है, ठीक है, और रैंकिंग क्या है इंडिया की। ठीक है, स्पोर्ट्स में पढ़ना है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, इंडिया ने कौन सा जीता है, या फिर अभी जैसे ओलंपिक्स हुआ, ओलंपिक्स में कौन कौन मेडल जीता है। ठीक है, उनको आपको देखना जाना है। अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स को आपको पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या फिर कोई बॉडी है, उसमें कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उसको पढ़ना है आपको। ठीक है,
और एग्रीमेंट और सबमिट, जो रिसेंटली जो न्यूज पेपर में एग्रीमेंट्स जो न्यूज में रहे हैं, काफी ज्यादा एग्रीमेंट और सबमिट, उनको पढ़ते जाना है आपको। ठीक है, और अब कैसे कवर करेंगे, तो इसको कैसे कवर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, कई लोग क्या करते हैं कि लास्ट समय तक इसको इंतजार करते हैं कि लास्ट टाइम में 10-15 दिन पहले मैं इसको करंट अफेयर को पढ़ लूंगा, कोई भी बुकलेट आ जाएगी मार्केट में, लेकिन उसके साथ समस्या ये है कि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसको रिवाइज नहीं कर पाते, तो रिवीजन का एक इश्यू रहता है। क्यों? क्योंकि इसको कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन तो होना ही चाहिए, मस्ट। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि मंथली करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट 6 मंथ की सबसे इंपॉर्टेंट, इससे लगभग 80% जो 80% क्वेश्चन है लास्ट के 6 मंथ से ही आते हैं। और आप कोशिश करें कि जनवरी से अगस्त सितंबर तक आपकी करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मंथली मैगजीन भी आपको प्रोवाइड करा जाती है, और इसके लिए हमारा डेली करंट अफेयर क्विज भी आता है, करंट अफेयर की हमारी क्लासेज आती है यूट्यूब पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और मंथली मैगजीन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में अगर आप नए हैं, जिन्होंने अभी तैयारी बहुत ज्यादा नहीं की, उनके लिए सबसे जरूरी है कि सिर्फ वो 20 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, तो जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और जो करंट अफेयर में, उसको करंट अफेयर के दौरान आपको उसको पढ़ते जाना है कि यूपीए से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, चाहे वो बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, कोई स्कीम हो। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। और सीसैट के साथ कई बार लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, हालांकि ये क्वालिफाइंग है नेचर में, लेकिन फिर भी आप इसको हल्के में नहीं लेना है। आपको इसमें काम करते जाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल स्किल से क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो इसको क्या, आप सिर्फ अगर आप पीवाईक्यूज अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो आप इससे लगभग क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है, वो 10th स्टैंडर्ड की है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। ठीक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस आपकी। ठीक है, आपको लगभग वीकली टेस्ट आपको जरूर देना है। ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही उठा के आप उसको, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अच्छे से एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए, ठीक है, आप उसे सॉल्व करके और ट्रिक वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपको करना क्या है, मेन। ठीक है, अगर आप मेन क्या करना है, आपको शेड्यूल कैसे बनाना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसमें सबसे आपको, अगर हम नटसेल में कहें, संक्षेप में क्या क्या आपको जरूर करना है, जिसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन। ठीक है, अगर आप डेली शेड्यूल बना रहे हैं, तो अगर आप डेली अगर शेड्यूल आपका बना रहे हैं, उसमें कम से कम आप 2 सब्जेक्ट रखें। ठीक है, 2 सब्जेक्ट रखें, 2 आवर्स ईच। ठीक है, और 2 घंटे रिवीजन के जरूर रखें। ठीक है, रिवीजन आपको किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है, इसको कंप्रोमाइज नहीं करना है। आप स्टैटिक छोड़ सकते हैं, जितना पढ़े कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, तो 2 आवर्स आपके रिवीजन के लिए रखने हैं। ठीक है, और आपको 2 घंटे आपको पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं। अब ये 2 घंटे आप धीरे धीरे इसको टाइम ब्लॉकिंग से आप कर सकते हैं, कि आप वहां पे जब आप जैसे एग्जाम में 2 घंटे का एग्जाम है, तो आप 2 घंटे को इसको प्रॉपर 2 घंटे एक की एक सिटिंग रखें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपका ब्रेन है वो इसी मोड पे काम करने लगा, और 2 घंटे में मैक्सिमम फोकस आपका रखना है। तो धीरे धीरे वो आपका माइंड इसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा, और आप देखेंगे कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप ऐसे ही सी, अगर आपको बहुत फोकस अच्छा रहेगा वहां पे, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे, और आपके ब्लंडर्स भी नहीं होंगे। तो 2 घंटे आपको पीवाईक्यू सेशन जरूर रखना है, और 1 से 2 घंटे जो आपको करंट अफेयर्स के लिए देना ही है। ठीक है, तो ये लगभग आपको डेली 8 से 10 घंटे का एक शेड्यूल आपको जरूर रखना है। 8 से 10 घंटे का एक शेड्यूल जरूर रखना है। तो अगर आप नए हैं, तो हमने आपको टॉपिक बता दिया। अगर आप पुराने हैं, तो आपके लिए सारे टॉपिक्स पे आपको फोकस रखना है। अगर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा तैयार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। ठीक है, यूट्यूब पे जिसकी क्लासेज आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत
हम स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो आप इससे अपना स्टैटिक कवर भी कर सकते हैं, और साथ साथ में अगर आप कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं एक बार, तो इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक भी और पीवाईक्यूज भी हम इसमें कवर करा रहे हैं। लगभग 25 स्टेट्स के 25 स्टेट्स के हम पीवाईक्यूज इसमें कवर करा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, चाहे वो सदर्न स्टेट हो, तमिलनाडु केरला हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय हो। ठीक है, और इसमें सीसैट की भी क्लासेज आ रही हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका स्टैटिक भी होगा, पीवाईक्यूज होगा, सीसैट हो गया, और करंट अफेयर्स की भी क्लासेज डेली आ रही हैं, और यूपी स्पेशल की भी क्लासेज आने वाली है। ठीक है, तो हम यूपी स्पेशल भी उसमें कवर कराएंगे, तो आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हमने जैसे आपको बताया कि हमने एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, तो आप इसके थ्रू अपनी जो भी प्रिपरेशन है आप उसको एक धार दे सकते हैं, और आप एक उसको सटीक बना सकते हैं। तो इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे कि हमारा एक फ्री इनिशिएटिव भी है, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जो पूरी तरीके से निःशुल्क है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर मंडे को 12:15 पे आपको एक पीडीएफ अपलोड की जाती है, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, और उसमें जो भी स्टूडेंट्स अपियर होते हैं उनकी एक रैंकिंग भी क्रिएट की जाती है उसमें, तो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो भी आपकी जो डाउट्स है, या फिर जो भी आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, मिस्टेक्स क्या है, आप उसको भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दी आपको, ये चीजें आपको जरूर फोकस करनी है। और वीकली आप और साथ साथ में क्या कर सकते हैं कि लगभग वीकली आप एक, जैसे एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम जिस तरीके से लिया जाता है, जो एग्जाम का टाइम है उसी टाइमिंग पे हर सैटरडे या संडे जो भी आपको सही लगे, आप उसी जोन में, आप उसी टाइम में आपका जीएस का कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, और उसी टाइम पे आप सीसेट का भी आप टेस्ट या कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो क्या होगा, आप उसी के एग्जाम के हिसाब से अपने आप को ट्यून कर सकते हैं, तो आप धीरे धीरे उसके लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, आपको लक्ष्य ये रखना है कि 95 प्लस क्वेश्चन जरूर सही करने हैं। ठीक है, 95 प्लस क्वेश्चन जरूर सही रखने हैं, मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है, और सीसाइट पे आपको स्पेशल फोकस देना है। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें देख ली। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप जो भी आप लोग अपनी स्ट्रेटजी ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करें, और जो भी इस स्ट्रेटजी में जो भी आपको उनको अच्छा लगता है वो उस हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।